नमस्कार, आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। मतलब आज हम जिस तपते हुए थार के मरुस्थल की बात करने वाले हैं, क्या ये बात आसानी से गले उतरती है कि करोड़ों साल पहले वहां शार्क मछलियां तैरा करती थीं? अरे, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भूविज्ञान का एक स्थापित सत्य है। आज की हमारी ये चर्चा केवल तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। हम राजस्थान के निर्माण से लेकर इसके अक्षांश और देशांतर के जाल, इसके इतने विशाल क्षेत्रफल और राजनीतिक सीमाओं के पीछे छिपे क्यों और कैसे का पूरा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से भी ये समझना बहुत जरूरी है कि इन रटे रटाए आंकड़ों के पीछे का असल विज्ञान क्या है। सही कहा। चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि ये पूरा का पूरा राज्य, जो आज अपने विशाल मरुस्थल और अरावली के पहाड़ों के लिए जाना जाता है, आखिर वजूद में कैसे आया? तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए ना हमें वर्तमान नक्शों को पूरी तरह से बूझना होगा। अच्छा। हाँ, हमें अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, हाँ। उसकी ओर देखना होगा। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आज की तरह अलग-अलग महाद्वीप नहीं थे। मतलब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था? एकदम सही। पृथ्वी का पूरा भूभाग एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में आपस में जुड़ा हुआ था और वेगनर ने इसे पैंजिया नाम दिया था। हाँ, पैंजिया। हाँ, और इस विशाल भूभाग के चारों ओर जो एक अकेला, मतलब जो अनंत महासागर था, हाँ। उसे पैंथैल्सा कहा गया। ये पैंथैल्सा ही आज के प्रशांत महासागर का मूल रूप है। तो मैं इसे ऐसे विजुलाइज कर रही हूँ कि जैसे पहले के समय में अक्सर एक सादृश्य दिया जाता था कि पैंजिया एक विशाल पजल की तरह था जो पैंथालासा नाम के एक बड़े स्विमिंग पूल में तैर रहा था। हाँ, समझाने के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर हम भूविज्ञान की गहराई में जाएं तो तकनीकी रूप से ये थोड़ा गलत है ना? मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स पानी में नहीं तैरती, बल्कि वे पृथ्वी के भीतर मौजूद पिघले हुए मैग्मा पर खिसकती हैं। ये बहुत ही सटीक सुधार किया आपने। प्लेट्स जो हैं वो मैग्मा के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बहुत ही धीमी गति से खिसकती हैं और इन्हीं भूगर्भीय हलचलों और संवहनीय धाराओं के कारण, जिन्हें हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, लाखों सालों में ये पैंजिया दो मुख्य हिस्सों में टूट गया। और वो दो हिस्से कौन से थे? इसका जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड या लोलेशिया कहलाया, जिससे आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया बना है। और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। मतलब जिसमें हमारा भारत भी शामिल था? बिल्कुल। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा इसी गोंडवाना लैंड का भाग था। लेकिन राजस्थान के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इन दोनों के बीच का था। अच्छा, उन दोनों के बीच क्या था? जब ये भूभाग दो हिस्सों में बटा तो उनके बीच एक लंबी उथली जलराशि बन गई, जिसे टेथिस सागर कहा गया। और भूविज्ञान की भाषा में ये एक भूसन्नति या जिसे जियोसिंक्लाइन कहती हैं, वो थी। ये जियोसिंक्लाइन शब्द अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या हम इसे एक ऐसे विशाल गड्ढे या बेसिन के रूप में देख सकते हैं जिसमें आसपास की नदियां लाखों सालों तक अपना मलबा और अवसाद जमा करती रहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब नदियां अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड से बहकर इस डेथिस सागर में गिरती थी, तो वे अपने साथ भारी मात्रा में गाद और अवसाद लाती थी हम्म। और लाखों सालों तक ये अवसाद वहां जमता रहा। अब अगर हम राजस्थान के निर्माण को देखें तो ये इन्हीं गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेषों का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो मतलब राजस्थान में दोनों के हिस्से मौजूद हैं। एकदम सही। राज्य का जो अरावली पर्वत है और हाड़ौती का पठार है, वे गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम अवशेष हैं। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही सीधा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। अगर अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो थार के मरुस्थल की कहानी कहाँ से जुड़ती है? क्या थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान उसी टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है जो अवसादों से भर गया था? हाँ, ये बहुत ही शानदार क्रॉस क्वेश्चन है। जी हाँ, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान टेथिस सागर के ही नवीनतम अवशेष हैं और इन्हें भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। और अगर ऐसा है, तो क्या आज भी थार में उस प्राचीन समुद्र के होने का कोई भौतिक प्रमाण मौजूद है? मतलब कुछ तो सबूत होगा। बिल्कुल है। जहां तक प्रमाण की बात है, तो थार के मरुस्थल में मौजूद खारे पानी की झीलें, जैसे आपकी सांबर हो गई, पचपदरा या डीडवाना,
ये सब उसी ठेथे सागर के सिकुड़ने और वाष्पीकरण के बाद बचे हुए समुद्री लवण के सीधे सबूत हैं। अरे वाह। और इतना ही नहीं, जैसलमेर के आकलवुड फॉसिल पार्क में जो समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं ना, वो भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्थान में अरावली सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जबकि रेतीले मैदान सबसे नवीनतम है। समुद्र से रेगिस्तान बनने की ये जो प्रक्रिया है, वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। अब जब ये भूभाग निर्मित हो चुका है, तो सवाल उठता है कि ग्लोब पर ये स्थित कहाँ है। हाँ, अक्षांश और देशांतर वाला हिस्सा। बिल्कुल। परीक्षा में अक्षांश और देशांतर के आंकड़े अक्सर उलझा देते हैं। मुझे लगता है इन आंकड़ों को रटने से बेहतर है कि इनके प्रभाव को समझा जाए। एकदम सही दृष्टिकोण है। अगर हम इस विशाल भूभाग को एक ग्रिड पर रखें, तो ग्लोब के अनुसार राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम्म। भारत के मानचित्र पर यह उत्तर पश्चिमी भाग में है और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में ये दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अब जरा इसके अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। हाँ, राजस्थान की शुरुआत दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है, जो बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा गांव में है, और ये उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है, जहां श्री गंगानगर का कोणा गांव स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कुल 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय अंतर है। बिल्कुल। और उत्तर से दक्षिण की ये जो सीधी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। लेकिन ये 826 किलोमीटर की दूरी केवल एक आंकड़ा नहीं है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है। तो क्या इस 7 डिग्री 9 मिनट के अंतर का राजस्थान की जलवायु या कृषि पर कोई सीधा प्रभाव पड़ता है? हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता जाता है। अच्छा। इसी वजह से श्री गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती हैं, जबकि बांसवाड़ा में वो सबसे सीधी पड़ती हैं। अक्षांशों का ये खेल कर्क रेखा से और भी स्पष्ट हो जाता है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं से हमेशा पृथ्वी के चारों ओर लिपटी एक अदृश्य हीट बेल्ट के रूप में विजुलाइज करती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया सादृश्य है। और ये कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के लगभग मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है। राज्य में इसकी लंबाई करीब 26 किलोमीटर है और कुशलगढ़ इसका निकटतम शहर है। तो ये एक तरह से विभाजक का काम करती है? हाँ, कर्क रेखा एक विभाजक की तरह ही है। इसके दक्षिण का छोटा सा हिस्सा उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है, जबकि बाकी पूरा राजस्थान उपोष्णकटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। और कर्क रेखा का महत्व केवल जलवायु तक सीमित नहीं है। 21 जून का दिन, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं, इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। एकदम सीधी। और इसी खगोलीय घटना के कारण ये राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी लंबी ऊर्जावान अवधि को देखते हुए 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी भी इसी सार्वभौमिक जुड़ाव को दर्शाती है। बिल्कुल सही। खैर, अक्षांशों से जलवायु का खाका तो समझ में आ गया, लेकिन देशांतर रेखाओं का क्या गणित है? तो देखिए, अगर अक्षांश जलवायु तय करते हैं, तो देशांतर रेखाएं समय और तिथि तय करती हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, जहां जैसलमेर का कटरा गांव है ना? हाँ। और ये पूर्व में 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है, जहां धौलपुर का सिलाना गांव है। इन दोनों छोरों के बीच कुल 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय अंतर है, और पश्चिम से पूर्व की ये जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम में अधिक चौड़ा है, 826 के मुकाबले 869 किलोमीटर। जी हाँ। अब अगर हम समय की गणना के बुनियादी नियम को लागू करें कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो इस 8 डिग्री 47 मिनट के अंतर का व्यावहारिक मतलब क्या निकलता है? बहुत ही दिलचस्प गणित है ये। अगर हम 8.47 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करें, तो ये लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतराल बनकर सामने आता है। 35 मिनट? हाँ। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब ये है कि जब धौलपुर में सूरज निकल चुका होता है और वहां का किसान अपने खेत में काम शुरू कर देता है, उस समय जैसलमेर में पूरी तरह अंधेरा होता है। वहां सूरज उगने में अभी 35 मिनट का समय बाकी होता है। एक ही राज्य के भीतर यह समय का अंतर इसकी विशालता को प्रमाणित करता है। ये सच में एक सोचने वाली बात है। और इतने बड़े क्षेत्र का कोई न कोई केंद्र बिंदु तो होगा ही। मतलब पारंपरिक रूप से नागौर के लांपोलाई गांव को ये दर्जा दिया जाता था,
लेकिन मुझे लगता है आधुनिक तकनीक ने इसमें भी कुछ सुधार किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। जब सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से एकदम सटीक मैपिंग की गई, तो यह सामने आया कि राजस्थान का एकदम सटीक मध्य गांव नागौर जिले का ही गगराना गांव है। अच्छा, गगराना। हाँ, हालांकि कई पुरानी किताबों में आज भी आपको लाम्पोलाई का जिक्र मिलेगा, लेकिन तकनीकी रूप से गगराना ज्यादा प्रामाणिक है। तो अब जब हमने ग्रिड पर इसकी स्थिति, समय और मध्य बिंदु को समझ लिया है, तो इसके आकार और क्षेत्रफल पर आते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा घेरता है। लेकिन ये आंकड़े तब तक महज नंबर लगते हैं, जब तक इन्हें वैश्विक पटल पर रखकर न देखा जाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विशालता कितनी बड़ी है। राजस्थान पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। अगर हम विश्व के नक्शे पर नजर डालें, तो राजस्थान जर्मनी, जापान और फिनलैंड जैसे देशों के लगभग बराबर है। मतलब पूरे के पूरे देशों के बराबर। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन से ये 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल जैसे देश से तो ये 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा। ये आंकड़ा सच में बताता है कि राजस्थान का प्रशासन चलाना किसी यूरोपीय देश को चलाने जितना ही जटिल हो सकता है। बिल्कुल। और शायद प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ही इसे कई जिलों में बांटा गया है। जी। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम एक अवरोही क्रम देखें, तो सबसे बड़े जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसे याद रखने के लिए जेबीबीजे का फॉर्मूला भी काफी लोकप्रिय है। जी। वहीं दूसरी ओर सबसे छोटे जिलों में दूदू, जो कि नवीनतम जिला है, उसके बाद धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। प्रशासनिक विभाजन तो देखिए समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन अगर हम पूरे राज्य की भौगोलिक आकृति को एक फ्रेम में देखें, तो प्रसिद्ध विद्वान टी.एच. हैंडले ने इसका सबसे सटीक वर्णन किया है। उनके अनुसार राजस्थान की आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस कहते हैं, या पतंगाकार है। यह पतंगाकार आकृति तो पूरे राज्य की हो गई, लेकिन जिलों की आकृतियां और भी रोचक है। मानचित्र का बारीकी से अध्ययन करने पर यह सच में किसी चित्रकला जैसा लगता है। जैसे हनुमानगढ़ जिले की सीमाएं एक सोफे या कुर्सी जैसी दिखती हैं। सीकर का आकार किसी प्याले या अर्धचंद्राकार रूप में है। दौसा की सीमाएं किसी खींचे हुए धनुष जैसी लगती हैं। हाँ, और अगर हम करौली को देखें, तो वो बैठी हुई बत्तख के समान प्रतीत होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग घोड़े की नाल या इल्ली जैसा दिखता है। बिल्कुल। राज्य संबंध की आकृति किसी मस्तक पर लगे तिलक या पानी की बूंद जैसी है। टोंक जिला पूरे राज्य की तरह ही वर्गाकार या पतंगाकार है और भीलवाड़ा लगभग एक आयत का निर्माण करता है। आकृतियों का ये विजुअलाइजेशन केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये मानचित्र आधारित प्रश्नों को हल करने में एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब दिमाग में एक बत्तख या प्याले की छवि होती है, तो पड़ोसी जिलों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अब इतने विशाल भूभाग को, जो कई देशों से भी बड़ा है, उसे सुरक्षित रखने और परिभाषित करने के लिए सीमाओं का जाल बिछाया गया है। चूंकि राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये पूरी तरह से एक स्थलीय राज्य है। इसकी कुल सीमा 5,920 किलोमीटर लंबी है। इस 5,920 किलोमीटर की कुल सीमा को हम 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वो कुल सीमा का 18% है। इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है और इसे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। रेडक्लिफ रेखा। हाँ, ये रेखा उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदमुल कोट से शुरू होती है और दक्षिण में बाड़मेर के बाखासर या शाहगढ़ तक जाती है। लेकिन ये 1,070 किलोमीटर कोई सीधी लकीर तो नहीं है। इसमें कई भौगोलिक और रणनीतिक पेंच हैं, जैसे कि पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले इस सीमा को छूते हैं। जी। और अगर राजस्थान की तरफ से बात करें तो जैसलमेर सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फलौदी की सीमा सबसे छोटी है।
यहाँ एक तकनीकी बात समझना जरूरी है। जी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, लेकिन जो जिले सीमा पर स्थित हैं उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। और अगर पूरे राज्य के नजरिए से पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो धौलपुर होगा। क्योंकि वो राज्य के एकदम विपरीत पूर्वी छोर पर है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के लिए। अब बची हुई 4,850 किलोमीटर की सीमा पर आते हैं, जो कुल सीमा का 82% है। ये सीमा हमारे ही देश के 5 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। हाँ, और इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो 1600 किलोमीटर लंबी है। 1600 किलोमीटर। हाँ, इसके बाद हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ है, जो मात्र 89 किलोमीटर है। इस 1600 किलोमीटर को विजुअलाइज करना हो तो ये इतनी लंबी दूरी है कि अगर आप इसे एक सीधी सड़क मान लें तो इस दूरी में राजस्थान से दिल्ली जाकर वापस लौटा जा सकता है। बिल्कुल। इतनी लंबी सीमाओं के कारण ही कुछ जटिलताएं भी पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए 4 ऐसे जिले हैं जो एक नहीं बल्कि 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हाँ, ये जंक्शन पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा दोनों को छूता है। डीग जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है। और दक्षिण में बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। और इन सीमाओं में विखंडित जिलों का कॉन्सेप्ट भी बहुत उलझाने वाला होता है। मतलब ऐसे जिले जिनकी सीमा एक बार खत्म होकर किसी दूसरे जिले के बाद फिर से शुरू हो जाती है। राजस्थान में ऐसे 2 प्रमुख जिले हैं। पहला चित्तौड़गढ़ है, जिसे भीलवाड़ा का क्षेत्र 2 भागों में बांट देता है। दूसरा अजमेर है, जिसे राजसमंद का क्षेत्र विखंडित करता है। इन विखंडित सीमाओं के पीछे काफी ऐतिहासिक कारण रहे हैं, जैसे मेवाड़ और मेरवाड़ा का प्रशासनिक ढांचा। अच्छा? एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो झालावाड़ की सीमा सबसे लंबी है और बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी है। श्री गंगानगर और बाड़मेर की स्थिति भी विशेष है। ये दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान और अंतर्राज्यीय सीमा मतलब हमारे राज्यों दोनों को एक साथ छूते हैं। हाँ, एकदम सही। जब सीमाएं इतनी लंबी हों और कई राज्यों से टकराती हों तो विवाद होना आम बात है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या इन सीमाओं पर कोई ऐसा विवाद रहा है जो केवल जमीन का टुकड़ा न होकर किसी गहरे ऐतिहासिक दर्द को समेटे हुए हो? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने। जब हम सीमा विवाद की बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले में राजस्थान और गुजरात के मध्य मानगढ़ पहाड़ी विवाद का नाम आता है। ये केवल एक भौगोलिक रेखा का झगड़ा नहीं है। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसका सीधा जुड़ाव 17 नवंबर 1913 के ऐतिहासिक मानगढ़ हत्याकांड से है। महान समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में वहां बड़ी संख्या में भील समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे और ब्रिटिश सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए। बाप रे! हाँ, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसलिए मानगढ़ पहाड़ी कोई सामान्य सीमा नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की एक जीवंत गवाही है। वो इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने पृथ्वी के जन्म से लेकर आधुनिक युग के मानचित्र तक का जो ये सफर तय किया है, उसे अगर हम समेटना चाहें तो इसका सार क्या होगा? देखिए, अगर पिछले कुछ मिनटों की इस पूरी चर्चा का विश्लेषण किया जाए तो राजस्थान केवल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का एक सूखा भूभाग नहीं है। ये राज्य भूवैज्ञानिक समय और आधुनिक राजनीतिक सीमाओं का एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संगम है। एक तरफ इसमें गोंडवाना लाइन की वो प्राचीनतम अरावली की चट्टानें हैं जो करोड़ों साल के भूगर्भीय दबाव को सहकर आज भी अडिग खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ टेथिस सागर के ऊपर बने रेत के नए मैदान हैं जो हर हवा के साथ अपना आकार बदलते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि यह इजराइल से 17 गुना बड़ा है तो ये महज परीक्षा में टिक लगाने वाला तथ्य नहीं है। बिल्कुल, इसका व्यावहारिक असर है। हाँ, ये विशालता ही तय करती है कि धौलपुर और जैसलमेर के सूर्योदय के बीच 35 मिनट का अंतर होगा। ये अंतर सिर्फ समय का नहीं है, बल्कि ये जलवायु, संस्कृति और जीवन शैली की विविधता का भी कारण बनता है। अरावली राज्य को 2 अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। एक राज्य के भीतर ही आपको मानसूनी हरियाली भी मिलती है और शुष्क रेतीले धोरे भी। रेडक्लिफ लाइन जैसी राजनीतिक सीमाएं तो 1947 में खींची गई, लेकिन इस भूमि का असली चरित्र, इसकी मिट्टी का खारापन और इसका भूगोल
प्रकृति ने लाखों सालों की मेहनत से गढ़ा है। ये अपने आप में एक उपमहाद्वीप जैसी विशेषताएं समेटे हुए है। ये विश्लेषण वास्तव में विषय की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। करोड़ों साल पहले के पैंजिया के टूटने से लेकर आज की 5,920 किलोमीटर की सीमाओं तक हमने राजस्थान के अस्तित्व की भौगोलिक और तार्किक दोनों कड़ियों को जोड़ा है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी बताइए। कि थार का मरुस्थल उसी टेथिस सागर के सिकुड़ने से बना है। अगर भूगर्भीय प्लेटों का टकराव कुछ अलग तरीके से हुआ होता और वो टेथिस सागर कभी सूखा ही न होता, तो आज थार के मरुस्थल की जगह क्या होता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज राजस्थान एक विशाल समुद्री बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र होता? क्या आज रेत के धौरों में चलने वाले ऊंटों की जगह वहां विशालकाय मालवाहक जहाज चल रहे होते? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और भूगोल की हर तय सीमा को चुनौती देता है। खैर, संपूर्ण आरएएस सिलेबस की इसी तरह गहराई से तैयारी करने, दैनिक लाइव क्लासेस से जुड़ने, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल प्राप्त करने और फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आज ही हमारा यूट्यूब चैनल आरएएस एग्जाम प्रेप और टेलीग्राम चैनल आरएएस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य